जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 13.2। ये बच्चे, यदि हम बात करें तो 13.2 में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है प्रायिकता का गुणन नियम। यदि हम बात करें बच्चे तो प्रायिकता का गुणन नियम कोई नया नहीं है, जो हमने पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसी से संबंधित है। वहां समझेगा हम किसी एक घटना की प्रायिकता ज्ञात करते थे जब किसी एक घटना की मतलब कि घटना के घटित होना हमको दे दिया गया होता था। यहाँ पर समझेगा हम एक के बाद एक घटना घटित होगी, एक के बाद एक घटना घटित होगी, हमको क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। ये बच्चे समझेगा हमने सीखा था, अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F बराबर, इसको अगर निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक, ये हमने पढ़ा था। अब अगर बच्चे हम बात करें, हमको दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता निकालना है। अगर हम इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये हो जाएगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। ठीक, उसके बाद समझिएगा ध्यान से बच्चे, यानी इसके कहने का मतलब यह है कि यहां पर हमने प्रोबेबिलिटी F निकाला, यहां पर हम प्रोबेबिलिटी E निकाल रहे हैं जब घटना E हमारी जो है वो घटित हो चुकी है। ठीक है, ये देखो मैं दोबारा में क्या निकाला, ये निकाला है E कब, जब हमने F को फाइंड कर लिया है तब। F को तो फाइंड कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक के बाद एक लगातार घटना घटित होती है। या तो अगर हम बात करें तो हमने ऐसे ही पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपान E बराबर, ठीक समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपान E बराबर हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E, या E इंटरसेक्शन F कह लो, कुछ भी कह लो, E इंटरसेक्शन F अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक, तो यहां समझिएगा अगर इसको हम करें तो समझिएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपान E बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। अगर हम इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लें इक्वेशन सेकंड, तो हमारा नतीजा क्या निकल करके आता है कि अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, यानी इस तरीके से लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अगर है तो मैं लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F बराबर, या मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F। कहाँ? अच्छा, इसमें अच्छा, इसको लिखे थे ना, अच्छा F अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ E लिए हैं तो F अपान E नीचे रहेगा। अच्छा, ये इसमें ना F अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपान E, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यही कहलाता है प्रायिकता का गुणन नियम। क्या कहलाता है? प्रायिकता का गुणन नियम। यानी इसका मतलब समझेगा कि मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, E की भी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, F की भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, बिना विस्थापित किए, बिना हटाए हुए, बिना उसको डाले। कोई भी अगर मैं घटना इवेंट हमारी होती है तो मैं दोनों, हमारे पास मान लेते हैं दो इवेंट हो रहा है, एक इवेंट E है, एक इवेंट F है। पहले इवेंट E होता है, बाद में इवेंट F होता है। दोनों को अगर हमको फाइंड करना है तो हमने पहले इवेंट E की प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, फिर बाद में हमने इवेंट F का प्रोबेबिलिटी फाइंड किया। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इवेंट F के जब मैं फाइंड कर रहा हूं तब E की इवेंट हो चुका है, इसलिए मैं क्या निकालूंगा? F अपान E निकालूंगा। बस सुनाई,
तो ये आपका बनता है मेन फार्मूला। तो आप चाहे इसके बराबर इसको लिख ले या इसको लिख ले, दोनों बात क्या है, सेम है। ठीक है, हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर बात करें एक नया कॉन्सेप्ट और है, स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाओं के बारे में अगर हम समझे, अगर बच्चे हम बात करें स्वतंत्र घटनाएं हमारी तब होंगी, हम बता देते हैं, स्वतंत्र घटनाएं हमारी तब होंगी यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाए। ठीक, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ को हम फाइंड करें और वो किसके बराबर आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर आ जाए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई निकाले हम, वो किसके बराबर हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर हो जाए। और जहां यदि हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर एफ हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि बटे में यही ना आता है। ठीक, तो अगर बात करें ये अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो समझिएगा, अगर इस कॉन्सेप्ट से हम अगर बात करें तो हमने ये फार्मूला सीखा था कि यदि हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। तब समझिएगा ध्यान से, इसका हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे हमने वहां किया था। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक, क्या हो जाएगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ को हमारा कितना है, ई। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ई। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो यार समझिए, दो स्वतंत्र घटनाएं तब हो सकती हैं जब यदि हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर यदि हो जाए, उस दशा में घटनाएं क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी। जब भी स्वतंत्र के लिए कहेगा कंडीशन, तो हमारे दिमाग में ये फार्मूला आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होगा। बात समझ आई, तो यहां समझिएगा। और अगर बात करें हम, अभी तो हमने ई अपान, देखो एक फार्मूला हमने कहा बताया, तो वो मेन है, एक ये है, ठीक, और दूसरा हमने ये बताया, ये भी जानते रहेगा। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए लिख दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बाद में लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ताकि पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब अगर हम बात करें इसी तरीके से, अगर हम निकालें, इसको निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई को निकालें, तब इस दशा में फार्मूला हमारा बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो यहां समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहां हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहां समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हमने रहने दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई हमारा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसको भी लिखा जा सकता है, बतिया तो वही सेम आई, चाहिए आप इसको करेंगे तब पर भी उसको करेंगे। यानी ये जानते रहिएगा कि अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो उनका इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होगा उन दोनों घटनाओं के प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर होगा। बात क्लियर हुई। तो दो कॉन्सेप्ट हमने एक सीखा, एक सीखा प्रायिकता का गुणन नियम, दूसरा हमने सीखा स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों कॉन्सेप्ट पर पूरी एक्सरसाइज लगने वाली है। लेकिन यहाँ समझिए, क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा आपको अपने माइंड का यूज करना होगा, कहीं क्वेश्चन पढ़ करके समझना अनिवार्य होगा। क्वेश्चन के शब्द थोड़ा सा आपको क्या करने पड़ेंगे, पकड़ने पड़ेंगे। ठीक, तो कुछ बातें और है जिसको हम इसको इरेज करके और बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आए बच्चे समझिएगा, यदि हम बात करें इस एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न यदि हम बात करें तो ताश से रिलेटेड है, और अगर हम बात करें तो हमने पिछले एक्सरसाइज में पासा से संबंधित
और सिक्के से संबंधित जो भी बेसिक जानकारियां थी हमने उसको समझ लिया था। यहाँ पर ताश से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां हैं तो उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ताश के बारे में जब हमको नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो समझिएगा ध्यानपूर्वक। ये बच्चे यदि हम बात करें तो ताश में कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं। ठीक, और इस 52 पत्ते में यदि मुन्ना हम बात करें तो समझिएगा ध्यान से, 26 पत्ते आपके काले होते हैं, 26 पत्ते आपके लाल होते हैं और 26 पत्ते आपके काले होते हैं। तो ये जानते रहिएगा, अगर काले या लाल से संबंध प्रश्न पूछा जाएगा तो इस बात को आपको आइडिया होना चाहिए कि टोटल जो है वो 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले होते हैं। ठीक, तो उसके बाद समझिएगा, यदि हम बात करें बच्चे तो इन 52 पत्तों को 4 समूहों में डिवाइड किया गया है। तो यहां समझिएगा ये बच्चे, इन 52 पत्तों को 4 समूहों में बांटा गया है। यदि हम पहला बात करें तो पहला होता है ईंट, ठीक, और फिर होता है पान, फिर होता है चिड़ी, फिर होता है हुकुम। समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें, हमने बताया आपको कि 52 पत्तों में 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले होते हैं। इन 52 पत्तों को 4 समूहों में बांटा गया है। ठीक, यानी कि ईंट, पान, चिड़ी और हुकुम। ये बच्चे प्रायिकता की परिभाषा बताते थे, नहीं बताए थे? अच्छा, प्रायिकता बताया था कि किसी घटना के घटित होने या न घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ये नहीं बताते थे कि प्रायिकता की शुरुआत कहाँ से हुई थी। प्रायिकता की शुरुआत एक जुआ से हुई थी। एक जुआरी था, वो एक गणितज्ञ के पास जाता है और कहता है कि बताइए ऐसा कोई वो नहीं है कि हम हर बार जीते। गणितज्ञ भी समझा हो गया कि क्या ऐसा कोई है। उन्होंने कहा कि चलो जीत तो नहीं सकते लेकिन संभावना तो लगा सकते हैं, कल्पना तो लगा सकते हैं। इसी से क्या हो गई, प्रायिकता की शुरुआत हो गई। इन प्रायिकता की शुरुआत एक जुआरी से हुई है। और आपको पढ़ के लगा भी होगा ये पत्ता वत्ता सब जुआरी वाली बातें हैं। ठीक, यहाँ समझिएगा 52 पत्ते में जो कि 4 समूहों में बांटा गया है। ईंट, पान, चिड़ी, हुकुम। बहुत मारो भाई ने तो बात हमारे काम हुआ था। यहाँ समझिए, ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं, पान के भी 13 पत्ते होते हैं, और चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं, और हुकुम के भी 13 पत्ते होते हैं। सबके 13 पत्ते होते हैं, यानी 13 चौको 52। अब आपसे कभी प्रश्न करेगा, कहेगा ईंट का लाल पत्ता या काला पत्ता, तो आपको जब पता रहेगा ईंट में कितने पत्ते होते हैं तब न लगाएंगे कि अनुकूल अपान संभावित क्या होता है। इसलिए आपको जाना अनिवार्य है। उसके बाद समझिएगा ध्यान से बच्चे, अब आपको समझना है कि कौन कौन पत्ता लाल होता है, कौन कौन पत्ता काला होता है। अगर हम ईटा की बात करें तो ईटा लाल लाल होता है, आप इसे यानी कि अपना जुगाड़ लगा सकते हैं। ईटा लाल होता है, और जब पान को व्यक्ति खाता है, खाकर थूकता है तो भी क्या होता है, लाल होता है। तो ईंट का पत्ता लाल, कौन भाषण बोला सही हो तुम, पान काला देखी होता है, लाल होता है कि काला होता है। यहाँ समझिए, ईटा जो है वो लाल होता है, पान को व्यक्ति जब खा करके थूकता देखे होंगे आप लोग तो लाल होता है। यानी कि ईंट का पत्ता लाल और पान का पत्ता लाल। अब कहेगा लाल ईंट का पत्ता, तब सोचोगे आपकी तो लाल कैसी बात, तो सब जानकारी रहना चाहिए। और यदि बात करें, चिड़िया अक्सर कर काली होती है। अरे हमने माना अक्सर करके कुछ शब्द बोले, उसको कुछ सुनाई पड़ रहा है, हमने कहा अक्सर। अक्सर मतलब हमने सबको नहीं कहा है, हमने अक्सर कहा। और हुकुम जो है, जी हुकुम वाले समझ लीजिए, हुकुम भी क्या होता है, काला होता है। तो यहाँ समझिए, ईंट और पान जो होते हैं वो लाल, और चिड़ी और हुकुम के पत्ते जो होते हैं वो काले होते हैं। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे। अब अगर हम बात करें तो इनमें भी 4 ऐसे पत्ते हैं जिनमें स्पेशल नाम होते हैं। सभी समूहों में 4 ऐसे समूह होते हैं जिनमें स्पेशल नाम होता है सब में। चलिए ये बच्चे, इनमें भी 4 में कुछ स्पेशल नाम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक पत्ता होता है जिसका नाम होता है इक्का। ठीक, अच्छा सुना हुआ नाम गधा।
चलो सुना अच्छा है, खेले तो नहीं हो ना। चलिए ठीक है। ये बच्चे सुने हैं आप, हालांकि हमने तो कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन ऐसा सुने हैं कि इक्का पत्ता सबसे बड़ा पत्ता होता है। सबसे बड़ा पत्ता इक्का होता है। इक्का के बाद दूसरा पत्ता होता है बादशाह, जिसे किंग भी कहा जाता है। और उसके बाद होता है बेगम, जिसे क्वीन कहा जाता है। और उसके बाद चौथा पत्ता होता है गुलाम। ठीक, तो इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। और ये ऐसे केवल ईंट में नहीं होंगे, पान में भी होंगे, चिड़ी में भी होंगे, हुकुम में भी होंगे। तो यहाँ समझ, अगर हम पूछे कि पूरे 52 पत्तों में कितना इक्का होता है, 4 इक्का होता है। एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का, एक हुकुम का। तो 52 पत्तों में 4 इक्का। इसी प्रकार से 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम। ठीक, यानी ठीक 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम होती है, जानते रहेगा। अब हमसे कभी कभी पूछेगा कि इक्का होने की प्रायिकता बताइए, तो इक्का होने की प्रायिकता हम लगाएंगे अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल हो जाएगा 4 इक्का है, अनुकूल हो जाएगा 4, संभावित हो जाएगा 52। इस तरीके से हम प्रायिकता फाइंड आउट करना सीखेंगे। एक बात और समझिएगा ध्यान से, हाँ ये तो आप जान गए। ये बच्चे अगर बात करें 13 पत्ता था, 13 पत्तों में यदि हम बात करें तो यहाँ देखो, इक्का को छोड़ करके अगर आप पत्तों पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बादशाह की भी तस्वीर छपी रहती है बादशाह वाले पत्ते पर, बेगम वाले पत्ते पर बेगम यानी क्वीन की छपी रहती है, गुलाम वाले पर जोकर छपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ समझो अगर हम बात करें तो एक समूह में कितने तस्वीर वाले पत्ते हो गए, 3। तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं, 12। ये भी जानते रहे, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते होते हैं, 12। 12 पत्ते ऐसे होते हैं जो जिस पर तस्वीर छपी होती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कितने पत्ते ऐसे हैं जो बिना तस्वीर वाले हैं, तो 48, 40, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 10 चौक 40। अरे 40 से न होगा बिना तस्वीर वाला। अरे गधाइयों का एक ये छुटा, 9 वो छुटा, 9 1 10, 10 चौक 40। तो 40 पत्ते जो हैं वो बिना तस्वीर वाले हैं, तस्वीर नहीं छपा होता है। ईट कौन पत्ता हो, ईट एक समूह हो, पत्ता या बात है। अब अभी तक का हम उर्दू बताओ, यहाँ लिखे इस साफ शब्दों में ईट में इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम 4 हुआ ना। ऐसे इसी प्रकार यहाँ इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। हाँ अरे वहां पहुंच रहे हैं, घबराओ ना, पहुंच रहे हैं। तो 13 पत्तों में 4 पत्तों का हमने स्पेशल नाम दे दिया। 13 थे ना, हमने सब में 4 का स्पेशल नाम दिया, स्पेशल कैटेगरी में रखा, Z+ सिक्योरिटी में रखा, बढ़िया नाम दे दिया। ठीक है, इनको हम ब्रांड प्रमोशन कर दिए। चलो तुमको कुछ, हाँ चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, इनका 4 स्पेशल नाम दिया, लेकिन समझिएगा इन 4 स्पेशल में से भी हमने 3 को कुछ और स्पेशल कर दिया। इसमें 3 में हमने तस्वीर छाप दिया। इसमें राजा का तस्वीर का हमारी फोटो रहेगी, इसमें बेगम की फोटो, इसमें गुलाम की फोटो। ठीक, इसी प्रकार से तो 3 पत्ते यहाँ तस्वीर वाले, 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 तो 12 पत्ते तस्वीर वाले हो गए। और बाकी 4 का तो हमने नाम ही दिया था। अब अगर बात करें तो यहाँ बचते हैं हमारे कितने पत्ते, 9 पत्ते। 13 था तो हमने 9 पर 4 का नाम दिया, तो 9 बच गए। अब 9 बच गए तो यहाँ समझे इक्का मतलब होता है 1, इक्का मतलब 1। तो जब हमारे बचे 2 पत्ते, मान लेते ये बचे 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पत्ते बचे, सब पर हमने नंबरिंग कर दिया। इस पर लिखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो जो 9 पत्ते बचे उन सब पर हमने नंबरिंग कर दिया, नंबर लिख दिया। एक तो इक्का है, अरे एक इक्का ना है, बताए ना इक्का है एक। तो यहाँ समझिए, इसको दहला कहा जाता है, इसको नहला कहा जाता है। इस तरीके से दहला नहला वाली भाषा है।
इसको एक की दुक्की ऐसे कहा जाता है। ठीक, तो याद समझिएगा ध्यान से। तो जो हमारे 9 पत्ते बचे, 9 पत्तों पर हमने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया। ऐसे यहाँ भी 9 पत्ते बचे, नंबरिंग कर दिया। यहाँ भी 9 पत्ते बचे, नंबरिंग कर दिया। यहाँ भी 9 पत्ते बचे, नंबरिंग कर दिया। यही नंबर सब रहेंगे सब, हाँ ये नंबर रहेगा। यानी यहाँ देखो, ये तो ईंट वाले पत्ते हो जाएंगे ना, तो लाल रहेंगे, ईंट वाला पत्ता हो जाएगा, और ये पान वाला पत्ता हो जाएगा। लेकिन पहचान में कैसे आएगा कि ईंट है कि पान? पान छपा रहता है। पान छपा रहता है। देखो नहीं, देखो ऐसे छपा रहता पान, काला और ऐसे करके छपा रहता है। चिड़ी में ऐसे पत्ता होगा तो देखे होंगे ना आप लोग, तभी तो पता चलेगा कि ये पान का है, ईंट का है, किसका है। और जो तस्वीर की बात कर रहे हो वो दूसरे तरफ होता है। जो तस्वीर की बात कर रहे हो वो दूसरे तरफ होता है। तस्वीर छपी रहती है राजा ओजा की। ठीक है, तो चलो, और किसी का प्रश्न इस पत्तों से संबंधित कोई प्रश्न? तो चलिए, अब अगर हम बात करें तो यह जो भी पत्तों से संबंधित बेसिक जानकारी थी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो क्वेश्चन होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। तो जब तक इससे रिलेटेड बातें आप जान नहीं पाएंगे तब तक आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस सुन भाई, ठीक है, ये तो ऑनलाइन भी चलता है लेकिन चलिए। अच्छा, हालांकि बता दे रहे हैं लेकिन बताना नहीं चाहिए। आजा टीचर, तुम लोग का प्रश्न है कि सर कैसे जीतेंगे, तो बता दे रहे हैं कि कैसे जीतते हैं वो, मतलब कैसे काटते उठते, बस ये जानो। बाकी बहुत ज्यादा जानकारी न जानो, बस ये जानो हमारे सिलेबस में जो है पढ़ेंगे बस। देखो, सबसे बड़ा पत्ता होता है इक्का, और इन सभी में हुकुम का पत्ता शायद सबसे बड़ा पत्ता होता है। सबसे बड़ा, ये देखो 4 इक्का है, 4 इक्का में सबसे बड़ा इक्का हुकुम का होता है। शायद हमको खेले तो है नहीं, तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हालांकि कुछ जानकारी है। तो जैसे देखो, 4 व्यक्ति बैठ कर खेल रहे हैं। एक फेंका मान लेते हैं दहला, कोई फेंका मान लेते हैं बेगम, और ये फेंका मान लेते हैं 5, और ये वाला फेंक दिया बादशाह। तो सबसे बड़ा पत्ता ऐसा ना हो गया, तो रख लेगा। जो यहीं फेंकते चले गए, जिसका पत्ता लास्ट में सबसे बड़ा आया वो जीत गया। लास्ट में कि सबसे पहले बड़ा? अरे सर, हमने पहले ही रख दिया। अब देखो, मान लेते 4 लोग हैं, ये बच्चे 4 लोग हैं, ये सबने पत्ता रखा। कोई भी, इनकी बारी है ये रखे, इनकी बारी है ये रखे, इनकी बारी है ये रखे। तो अब रखने के बाद देखा जाएगा सबसे बड़ा पत्ता किसका है। जिसका सबसे बड़ा पत्ता है वो ले गया, 4 पत्ता जीत गया। तीसरे पे सबसे बड़ा पत्ता आ जाएगा तो? हाँ, तीसरे पे सबसे बड़ा पत्ता आ जाएगा। अरे कोई मतलब, तीसरे पे आ जाएगा तो उसको चांस तो मिलेगा, खेलने के लिए उसको मिलेगा ना चांस, तो चांस उसको मिलेगा, तो वो भी अपना पत्ता फेंकेगा। अब इसमें से सबसे बड़ा पत्ता जिसका है उसकी चानी हो जाएगी। नंबरिंग वाला फेंकेंगे तो चारों बराबर ही रहेगा तो? हाँ, 4 बराबर, फिर अगली चाल खेलेंगे। अरे यार, खेलना सीख रहे हो अरे नंबर में तो ये बड़े पत्ते हैं। इन पत्तों में जो मान लेते हैं किसी ने 7, किसी ने 8, किसी ने 9, किसी ने 5 फेंका है, तो कोई 10 फेंका है, तो 10 वाला बड़ा पत्ता है, ले गया वो। चलो, ये सब बातें नहीं है, सिलेबस में जो था वो हमने बता दिया। मारे के गधा कहीं। तो आए बच्चे, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 को 13.2 का जो भी इंट्रोडक्शन था उसको हमने कवर कर लिया है। और बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर होगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।